हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेपोलियन के बारे में। आज हम लोग नेपोलियन के बारे में पूरी फुल कंसेप्ट के साथ और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, जितने भी कंसेप्ट है, सारे चीज़ को आज हम लोग क्लियर करेंगे। जितने भी छोटे छोटे पॉइंट होंगे उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आपको नेपोलियंस के बारे में पूरा कन्फ्यूजन दूर करना है, नेपोलियंस के बारे में जानना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस क्लास को प्लीज़ स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें। एक्चुअली जब तक क्लास को आप पूरा देखिएगा नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक नोट्स के हिसाब से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मेरा नोट्स ख़त्म होगा तो इससे इस चैप्टर की रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सारे ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, तो आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, उसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद इस चैप्टर से जो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे चैप्टर को बहुत ही बारीकी पॉइंट से हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर आपका इसको नोट्स बनाना है तो आप कॉपी भी खुद से बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे ncrtconcept.com पर जाकर इस नोट्स को आप डाउनलोड भी बहुत ही आसान तरीक़ा से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। आप यहाँ इस नोट्स को डाउनलोड करके आप नोट्स खुद भी सेल्फ स्टडी के लिए डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कुछ कर सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। ठीक है, नेपोलियन आखिर है कौन, है ना, आज इसी के बारे में समझेंगे। नेपोलियन कौन था। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है नेपोलियन कौन था। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे नेपोलियन कौन था, तो आप जवाब क्या दीजिएगा। तो सबसे पहले नेपोलियन की कुछ बेसिक बातें को जान लेते हैं हम लोग, कुछ छोटा सा कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लेते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम आराम से इसे आराम से बना सके, बता सकें। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन का पूरा नाम क्या था। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में अजैसियो में हुआ था। कहाँ हुआ था, अजैसियो में हुआ था। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन सब। जब तक आप इसे याद रखिएगा नहीं तब तक आपको कन्फ्यूजन दूर होगा नहीं। तीसरा पॉइंट है कि नेपोलियन बोनापार्ट का देहांत मतलब मृत्यु 5 मई 1821 में, मतलब ये 51 वर्ष तक जिए और ये सेंट हेलेना में इसकी मृत्यु हो गई। सेंट हेलेना में इसे बंदी बना लिया गया था और अंग्रेज इसे जहर देकर मार दिए थे। बहरहाल कैसे हुआ, क्या हुआ, सारा चीज़ हम पढ़ेंगे, बस अभी कुछ पॉइंट है उसको याद रखें। अगला पॉइंट मेरा क्या है, अगला पॉइंट है मेरा नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था। ये आप याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट की माँ का नाम लिटिजियो रेमोलिनो था। क्या था, लिटिजियो रेमोलिनो। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसे मिस मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको कोई भी समस्या ही ना हो, कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। और ये लास्ट पॉइंट है, नेपोलियन बोनापार्ट का धर्म जो था वो रोमन कैथोलिकता से था। ये रोमन कैथोलिकता से ये बिलोंग करते थे, ये इसका धर्म था। ये चीज़ आप याद रखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे अगर ऑब्जेक्टिव में तो आप आसानी से जवाब दे सकें। अब चलते हैं हम लोग नेपोलियंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा नेपोलियन कौन था तो आप लिखेंगे कैसे, उसके बारे में पहले समझिए, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे और क्या नहीं। ठीक है, देखिए नेपोलियन, सबसे पहले मैंने लिखा है कि नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। उनका जन्म 15 अगस्त 1769 में अजैसियो में हुआ था। उसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट एक चिरकालीन कुलीन परिवार के थे। मतलब चार्ल्स बोनापार्ट मतलब नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो किस खानदान से बिलोंग करते थे, चिरकालीन कुलीन परिवार से। ये चीज़ आप याद रखिएगा, चिरकालीन कुलीन परिवार। ठीक है, चिरकालीन कुलीन परिवार, आप ये चीज़ याद रखिएगा ताकि आपको टेंशन ना हो ऑब्जेक्टिव में पूछे था। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, कहता है कि उन्होंने लेटिजिए रेमोलिनो
नाम की एक गर्म मिजाज की सुंदरी के साथ विवाह किया था? कौन? चार्ल्स बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट के पिता था, जिसके बाद नेपोलियन पैदा हुआ। नेपोलियन की पढ़ाई के लिए फ्रेंच अधिकारियों ने सैनिक एकेडमी में पढ़ाई करने के लिए उसे एक छात्रवृत्ति प्रदान की और वहाँ उसने 1779 में से लेकर 1784 तक शिक्षा पाई। कहाँ? सैनिक एकेडमी में नेपोलियन ने 1779 से लेकर के 1784 तक उसने शिक्षा पाई। पढ़ाई के बाद पेरिस के सैनिक स्कूल में उसे अपना तोप खाने संबंधित ज्ञान पाने का अवसर मिला लगभग 1 वर्ष तक। मतलब जब ये वहाँ से सैनिक एकेडमी से आए थे तो ये 1 साल सैनिक स्कूल में उसने अपना तोप खाना संबंधित क्या किया, वो अपना नॉलेज लेना शुरू किया। 1 साल तक वो इस तरह का नॉलेज लिया। इस प्रकार नेपोलियन का बचपन फ्रेंच वातावरण में स्पेंड हुआ। ये था। आगे चलते हैं। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको बनाया हूँ, आपको समझने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, एडजस्ट करना है, ताकि आपको टाइम थोड़ा सा देना है यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ सके, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, टाइम दीजिएगा तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, हम बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापति में से गिने जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा नेपोलियन कौन था, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको आंसर देना है एग्जाम में भी। ठीक है, कहीं से भी आंसर नहीं देना, मैं जो बता रहा हूँ आपको यहीं से आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापति में से एक थे, जैसे महान सेनापति में गिने जाते हैं। ठीक है, और इनका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। क्या था इनका पूरा नाम? नेपोलियन बोनापार्ट। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ और वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। मतलब नेपोलियन ने जितनी भी क्रांति लड़ी उनमें से कोई भी क्रांति नहीं हारा, लेकिन एक क्रांति इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया और इस क्रांति के कारण उसे मृत्यु भी हो गई। अब कौन सा क्रांति था वो बाद में हम बताएंगे, अभी बस पढ़िए। तो आपको एग्जाम में यही वाला लिखना जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था जब तक उसने 1812 में रूस पर हमला नहीं किया। मतलब 1812 में जब रूस पर हमला किया था, जहाँ की सर्दी और वातावरण से उसकी सेना बहुत ही नुकसान पहुँची। जब 1812 में वहाँ हमला किया था रूस में, तो रूस बहुत ज़्यादा बर्फीला जगह होता है और बर्फ़ के कारण, वहाँ पे सर्दी के कारण, वहाँ नेपोलियन की जो सेना था उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा, बहुत ही ज़्यादा हानि पहुँची। और आगे 18 जून 1815 बाटरुल युद्ध में हार के बाद नेपोलियन कब हारा? 18 जून 1815, जो 18 जून था वो 1815 में बाटरुल युद्ध में वो हार गया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना लिया। कहाँ पे? सेंट हेलेना में, अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में। ये चीज़ आप याद रखिए, अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना, जिसे आइलैंड हम बोलते हैं, वहाँ उसे बंदी बना लिया गया। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद क्या था? 6 वर्ष के अंत में, जैसे 6 वर्ष खत्म होने वाला था, उसके अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे जहर देकर मार डाला। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नेपोलियन कौन था, तो आप चुपचाप आंख मूंद के यहाँ से ले करके आप यहाँ तक आंसर दे दीजिएगा, 1 नंबर भी आपको नहीं काटेगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया, ऊपर वाला जितना ही पॉइंट था ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताया। ये आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए लिखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद के प्रसार के नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान क्या था? अगर आपसे पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान क्या था, तो आपको किस तरह जवाब देना मैं बताता हूँ। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। कौन किया? ऐसा नहीं, नेपोलियन ने किया। मतलब जर्मनी और इटली जो था वो क्या था, भौगोलिक नाम में नहीं आते थे, उसे क्या किया, भौगोलिक नाम में आते थे, मतलब छोटे मोटे राज्यों में वो गिने जाते थे। देश नहीं था उस टाइम में, जिस टाइम नेपोलियन युद्ध कर रहे थे इटली और जर्मनी के लिए, एकीकरण के लिए। तो वो भौगोलिक नाम के परिधि में आ रहे थे, तो वो उसे बाहर किया, भौगोलिक नाम से क्या किया, उसके परिधि से बाहर करके उसको वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग बदलाव हुआ या मार्ग बदल गया। ये पहला उसका योगदान था। आगे
नेपोलियन बोनापार्ट की जीत के बाद राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत हो गई, मतलब लोग मिलजुल के रहने लगे और एक दूसरे के प्रति मोहब्बत के साथ जीने लगे। फ्रांसीसी क्रांति वाले राष्ट्रों में नेपोलियन के संयोग से फ्रांसीसी शासन और अर्थव्यवस्था समान रूप से लागू की गई, मतलब जो आर्थिक व्यवस्था होना चाहिए उसको लागू की गई फ्रांसीसी अधिकार वाले राष्ट्रों में नेपोलियन बोनापार्ट के संयोग से, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के कारण फ्रांसीसी अधिकार में जो फ्रांसीसी जो था वो अपना जो अधिकार था अर्थव्यवस्था के समान रूप से उसे वो लागू किया। किसके कारण? नेपोलियन के कारण। अगला पॉइंट, नेपोलियन के संयोग के कारण इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में मार्ग सरल हो गया, बहुत आसान हो गया और वहाँ राष्ट्रवाद की विकास हुई, मतलब लोग फिर से वहाँ वही मिलजुल के रहने लगे, वहाँ राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। आगे मैं बताता हूँ अगला पॉइंट, कहता नेपोलियन के युद्धों और जीतों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी अधिकार के खिलाफ आंदोलन हुई और एवं आक्रोश मतलब होता है कोसना, गाली देना, ऐसा कुछ होता है, बढ़ा। इससे भी राष्ट्रवादी विकास हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रसार की शुरुआत हुई। 1700 कहता है कि 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से हुआ, मतलब जब नेपोलियन ने युद्ध किया था तो लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना विकास हुआ और इर्द गिर्द के जितने भी देश थे, जितने भी एरिया था, जो भी छोटा मोटा देश था जिस पे हुकूमत था, हुक्मरान था, वो भी वहाँ में क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना वहाँ जागृत हो गई और वहाँ भी आंदोलन होना शुरू हुआ ताकि हमारा देश भी आज़ाद हो जाए, जैसे नेपोलियन ने बताया। नेपोलियन के कारण ये सब हुआ। नेपोलियन ने अपनी जीत एवं कहता कि नतीजों से राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे बढ़ाया। कहता है कि नेपोलियन के अधिकार के खिलाफ भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, मतलब नेपोलियन के अधिकार के खिलाफ, जो नेपोलियन का अधिकार था उसके खिलाफ भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। इस तरह पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी प्रचारण करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट का खास योगदान रहा। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। अगर आपको जो पॉइंट अच्छा लगा इसमें से वही पॉइंट आप एग्जाम में लिखिएगा, कि एग्जाम में आपको 2 मार्क में ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं कि इतना लिखना है। आपको इसमें से जो भी 2 पॉइंट अच्छा लगा हो, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी 2 पॉइंट अच्छा लगा आपको वही 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में नंबर नहीं काटे जाएंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेपोलियन के पतन के कारण क्या थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन के पतन के कारण या तो नेपोलियन को आखिर यूरोप छोड़कर क्यों भागना पड़ा, इसके कारण क्या था, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिए और एग्जाम में कई बार ये 2 मार्क में पूछा भी गया है। कहता है यूरोप राजनीतिक क्षितिज, जो कहता है कि वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलती है उसे हम क्षितिज कहते हैं, पर नेपोलियन का प्रकोप उल्का पिंड की तरह पड़ा हुआ, मतलब उल्का पिंड की तरह हुआ और अपनी प्रक्रिया तथा कड़ी मेहनत के बल पर वह जल्द ही यूरोप का भाग्य निर्माता बन गए बैठा। मतलब नेपोलियन ने इतनी मेहनत की कि पूरे यूरोप के भाग्य निर्माता के नाम से जाने गए, वह भाग्य निर्माता बन गया। उससे आश्चर्यजनक कहता है उसने आश्चर्यजनक सैनिक तथा प्रशासनिक क्षमता से सभी को चकित कर दिया। मतलब वो एक सैनिक था और उसने इतनी अच्छे काम की कि लोगों ने वो देख करके बहुत ही इंस्पायर हो गए उससे और लोग उससे बहुत खुश हो गए। परंतु उसकी शक्ति का खंभा जैसे बालू की दीवार पर खड़ा था। मतलब उसने अपना एक साम्राज्य तो बनाया, लेकिन उसका साम्राज्य ऐसा मानो जैसे कि वो बालू का खंभा हो, ऐसा साम्राज्य बनाया जो कुछ ही वर्ष में क्या हुआ, भस्म हो गया, खत्म हो गया। वास्तव में हकीकत में नेपोलियन का हार उल्का के सामने हुआ। मतलब मुहावरा बताया जा रहा है कि नेपोलियन का हार इतना खतरनाक हुआ कि मतलब एक मुहावरा तौर के बता दिया कि उल्का के सामने हुआ, जैसे उल्का पिंड होता है उसके समान हुआ। वह यूरोप के आकाश में सैनिक सफलता के बल पर चमकता रहा, परंतु देखिए जब ये यूरोप में अपना युद्ध ला तो यूरोप में क्या हुआ कि नेपोलियन बहुत ही ज़्यादा छा गया और ये आकाश में एक तारा तक की तरह चमकने लगा। आकाश के तारा की तरह वो मतलब यूरोप में पूरा चमकने लगा, परंतु हार के साथ ही उसके भाग्य का सितारा टूट गया। जितना वो चमकने लगा था उतना ही जल्दी वो चमक खत्म हो गई, इसके अंदर वो टूट गया। जिस साम्राज्य को ठीक कठिन मेहनत के बाद वह कायम किया था, वह देखते देखते कहता कि समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त लिखा हुआ ये याद रखिएगा, इसमें रॉ में लग गया। ठीक है, समाप्त हो गया। उसके हार के अनेक कारण निम्न प्रकार है।
मतलब क्या हुआ कि नेपोलियन जितना भी युद्ध किया, सारा युद्ध तो जीता और बहुत सारे युद्ध जीते, लेकिन एक युद्ध हारा, जिस कारण से उसका सारा मेहनत पानी में मिल गया और वो हार गया और उसकी मृत्यु हुई और वहाँ उसे अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। पहला कारण, इसके अंदर निम्न कारण है, लेकिन मैं आपको एक ही कारण दूंगा। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि नेपोलियन के आखिर यूरोप क्यों छोड़ के भागना पड़ा, तो आपको सिर्फ ये वाला कारण देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ से आंसर लिखना, ये एज ए नॉलेज के लिए मैं बताया था ये वाला, बस ये वाला जो अभी बता रहा हूँ ये आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको यही वाला लिखना है, कुछ भी टेंशन नहीं पालना है, जो हम बता रहे हैं आपको वही लिखना है, टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। मैंने लिखा है कि नेपोलियन असीम महत्वाकांक्षी था। असीम महत्वाकांक्षी का मतलब होता है बहुत ही लालची इंसान था। नेपोलियन क्या था? बहुत ही लालची इंसान, और किसी भी असीम महत्वाकांक्षी के व्यक्ति के पतन का मुख्य कारण होता है, मुख्य कारण साबित होता है। मतलब अगर कोई इंसान लालचीपन करता है, अगर किसी इंसान का लालचपन न ख़त्म होता है तो उसके हार का सबसे बड़ा कारण यही होता है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले होंगे, और गेम में क्या होता है, अगर हम जीतते चले जाते तो हमारा लालचपन बढ़ता चला जाता है और सोचते कि चलो एक और ले, एक और टाइम, एक और गेम हो जाए, एक और गेम हो जाए। उसके कारण क्या होता है कि फिर से हमारा वही हाल होता है जो हम पहले था। मतलब हम जीतते तो चले जाते हैं, लेकिन फिर जीतने जब हारने की बारी आती है तो फिर मैं हारता ही चला जाता हूँ। तो वही होता है लालचपन। तो नेपोलियन के साथ कुछ ऐसा ही था। नेपोलियन के साथ भी कुछ यही बात थी। युद्ध की तथा युद्ध में जैसे जैसे उसकी विजय होती चली गई, मतलब जैसे जैसे युद्ध वो जीतता चला गया, वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, लालचपन बढ़ता चला गया। वह विश्व राज्य का स्थापना का सपना देखने लगा। वो चाह रहा था कि पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं सभी पे अपना कब्जा करके एक विश्व राज्य बनाए, ऐसा वो सपना देखने लगा। यदि थोड़े से में ही वह संतुष्ट हो जाता, जो क्रांति करके जो राज्य पर अपना हुक्म, अपना होता ना कि अपना हुकूमत किया था, जो राज्य को जीता था, अगर उसी राज्य को ले करके वो खुश रहता, तो मतलब थोड़े से में खुश रहता, संतुष्ट हो जाता, तो कहता कि और जीते हुए साम्राज्य को देखभाल करता और अपना समय उसी पर लगाता, तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता और उसे यूरोप छोड़कर नहीं जाना पड़ता। तो ये था नेपोलियन के पतन के कारण, जो कि पहला कारण है। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है एक ही कारण, तो मैं इतना लिख दिया हूँ ताकि आप एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकें। तो ये था पूरे नेपोलियंस के बारे में। ये नेपोलियंस के बारे में जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाया हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, किताब पढ़ने में और ये नोट्स पढ़ने में बहुत ही आपको हेल्प करेगा, ये नोट्स आपको एग्जाम की तैयारी करने में। तो आप चाहते हैं तो इस नोट्स को आसानी से डाउनलोड करने के लिए आप ncrtconcept.com पे जाएँ और इस नोट्स को डाउनलोड कर ले। अदरवाइज इससे पहले वाला क्लास में अगर आप साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, इससे पहले वाला क्लास अगर अटेंड नहीं की तो वो भी देख लें, शुरुआत से मैं क्या पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद में। तो लेकिन ये दूसरा टॉपिक था, पहला टॉपिक मैं पहले पढ़ा दिया राष्ट्रवाद क्या था, और ये दूसरा टॉपिक था। अभी हम तीसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में, जिसको है मेरा मेटरनिक। क्या है? मेटरनिक के बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, मेटरनिक के बारे में कि मेटरनिक कौन था, इसके बारे में फिर से अच्छे से जानकारी पाएंगे। अगर आप इसी तरह से इसी नोट्स के अकॉर्डिंग आप साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो साइंस भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो का लिंक है यहाँ मिल जाएगा, यहाँ ना मिले डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। साइंस से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। तो आप चाहें तो साइंस की भी तैयारी कर सकते हैं और यहाँ मैथ की भी तैयारी, हाँ यहाँ पे हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। आप चाहें तो उसकी तैयारी बहुत आराम से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।